बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 5 फरवरी है और ट्यूसडे के दिन हमारा एज़ यूजुअल लॉ शो होता है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो बराह मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। हमारा स्टूडियो का नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है जिस पे आप इस वक्त मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और आप कि अगर मुझसे बात नहीं हो सकती और आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस हर ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आखिर में आता है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह कि जब आपकी कॉल मुझसे थ्रू हो जाती है, आपकी मुझसे बात हो जाती है, तो उसके बावजूद भी मैं आपको यही कहता हूँ कि बेहतर होता है किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता मुझे कि मैं आपसे बहुत डिटेल में आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूँ। तो बेहतर होता है मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में उसके बाद भी किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। अली साहब बोलिए, आपका क्या सवाल है? हाँ सर, मैं ना 2011 में स्टूडेंट वीज़े पे अपनी वाइफ के साथ आया था यूके। अच्छा। 2012 में मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की थी स्टूडेंट वीज़ा पे। 2017 में मेरी अपील अप्रूव हुई ट्वाइक पे। अच्छा। तो इतनी देर केस होम ऑफिस में और कोर्ट में ही रहा है ना, तो फिर होम ऑफिस ने डिसीजन चैलेंज कर दिया और जब अपर ट्रिब्यूनल हेयरिंग थी, होम ऑफिस ने कहा आप दोबारा हेयरिंग करवा लें, आप अपनी आर्टिकल 8 की ग्राउंड भी बीच में शामिल कर लें और आपका सारा स्टे भी लीगल काउंट करते हैं। तो मैं एग्री कर गया। अभी मैंने फिर एप्लीकेशन दी आर्टिकल 8 पे कि मुझे यहीं पे रहने दिया जाए। 8 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे यहाँ पे हो गए, मैं वापस नहीं जा सकता। अली साहब मुझे ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं आपने एप्लीकेशन दी, वो तो आपने उन्होंने क्या आपकी अपील विड्रॉ आपको कहा कि करें या क्या क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने कहा कि नोटिस 120 पे आप अपनी कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड है ना, आर्टिकल 8 को भी बीच में ऐड कर ले, लेकिन हेयरिंग दोबारा करवा ले। जी, हेयरिंग दोबारा करवा। जी ठीक है। तो मैंने जो मैंने नोटिस 120 में अपनी ग्राउंड्स दी तो होम ऑफिस ने वो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी ग्राउंड्स बनती नहीं है। तो अब मेरी कोर्ट में 2 अपीलें थी, एक आर्टिकल 8 पे और एक ट्वाइक पे। अब मेरी दोनों अपीलें जज साहब ने मंजूर कर दी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अब वीजा कौन सा मिलेगा, 60 डेज वाला मिलेगा कि आर्टिकल 8 का वीजा मिलेगा? देखें, अगर आर्टिकल 8 पे आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ह्यूमन राइट्स पे, तो आपको चांस यही है कि अगर होम ऑफिस मज़ीद आगे अपील नहीं करता और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कोर्ट का डिसीजन है, तो फिर आपको 2.5 साल का वीज़ा आर्टिकल 8 पे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अली साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मलिक बात कर रहा हूँ। जी मलिक साहब बोलिए, क्या सवाल है? सर जी मैंने ये पूछना था, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हुए थे। अभी मेरे फ्रेंड के पास रेफ्यूजी स्टेटस है जी, ठीक है, तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाह रहा था। तो उसका हमें पता नहीं चल रहा कि एक तो उसकी फीस कितनी है और सेकंड ये कि वो अप्लाई कैसे करना है और क्या कहते हैं कि इसका टोटल जो प्रोसीजर कौन सा फॉर्म है जो हमने फिल करके क्या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं? जी देखें मलिक साहब, बात यह है कि फ़ी मुझे एग्जैक्टली तो इस वक्त नहीं मालूम कि कितनी है, लेकिन उसका आसान तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आप UKBA की वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की फ़ीस से रिलेटेड। प्रोसीजर इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके दोस्त को रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है तो फिर उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। मुझे एग्जैक्टली फ़ीस का भी नहीं मालूम, शायद 30-40 पाउंड के आसपास या 50 पाउंड के आसपास हो। लेकिन आप अगर UKBA की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट के फॉर्म भी मिल जाएंगे और उस पर वो अप्लाई करेंगे। आमतौर पे मेरा ख़्याल में तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में। उम्मीद करता हूँ मलिक साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मेरी एक्सटेंशन आ रही है, मुझे
अपनी फैमिली के साथ यहाँ हूँ तकरीबन, मुझे तो अब 13 साल हो गए हैं। तो 2.5 साल पहले हमें लीव मिली थी बच्चों की बेस पे, तो अब उसकी एक्सटेंशन आ गई है नेक्स्ट मंथ। तो एक तो मुझे ये पूछना था कि कितने दिन पहले उसको कर सकते हैं और फार्म कौन सा यूज़ होता है, और मैं डिसेबल हूँ वो उनको भी पता है, होम ऑफिस वालों को। यानी जब पहली मेरी हुई थी फर्स्ट टाइम तो तब भी उनको पता था, और वो कंटिन्यू है, यानी कि मैं डिसेबिलिटी की बेनिफिट लेता हूँ, सारा कुछ काम नहीं कर सकता मैं। तो मुझे अभी फीस देनी होगी या उसकी क्या एग्जाम्पशन का क्या तरीका है? और मतलब ये कि 2-3 सवाल है कि कौन सा फॉर्म है, कितने से पहले मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और फीस एग्जाम्पशन के लिए क्या करना होगा, और इसमें टाइम फिर बाद में एप्लीकेशन के बाद इसमें टाइम कितना लगता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से सॉरी भेजने होंगे? देखें अली साहब, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कितने दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको वीज़ा ख़त्म होने में 28 दिन रह जाएँ तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एक्सटेंशन की। और मोस्ट प्रॉब्ली आपका FLR FP फॉर्म होगा। आपको चूँकि डिसेबिलिटी, अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा है, आप काम नहीं कर रहे, तो आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक अलहदा से फॉर्म होता है जिसमें आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं, और आपको अगर आप की सिचुएशन देखने के बाद होम ऑफिस आपको एग्जेम्प्ट कर सकता है। बाकी एक्सक्यूज़ मी, जहाँ तक डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है तो आपने पिछले 2.5 सालों में जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगाने होंगे। आपके बेनिफिट्स के डॉक्यूमेंट, अगर कोई काम कर रहा है आपकी वाइफ वगैरह, तो उनके डॉक्यूमेंट्स ये पिछले 2.5 सालों को आपको कवर करना होगा। आमतौर पे 3 महीने के अंदर अंदर ऐसे एप्लीकेशंस डिसाइड हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मुझे वक्त ने इजाज़त दी है उस हिसाब से मैंने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया। बहुत शुक्रिया अली साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बारे में जी। मैं 2009 में आई थी इस कंट्री में स्टूडेंट वीजा पे। उस स्टूडेंट वीजा वैलिड था, उसके बीच में मैंने मतलब 6 मंथ बाद ही असाइलम कर दिया। 2010 में किया था। तो उसके बाद हमारा मतलब केस चलता रहा, असाइलम रिजेक्ट हुआ, अपील का राइट दिया। वो जो विद इन टाइम होता है 7 to 14 डेज में आपने डाला, उसमें हम डालते गए। तो हमारा यूरोपियन कोर्ट तक गया 2.5 सालों में। तो वहाँ से भी रिजेक्ट होके फिर हमें हम वेट कर रहे थे कि हमें लेटर आएगा कि यहाँ से आपको रहने का राइट नहीं, आज चले जाए। तो हमें इन्होंने ग्रांट कर दिया, 2.5 साल का वीज़ा दे दिया। अभी मेरी दूसरी एक्सटेंशन भी हो चुकी है। तो मैंने ये पूछना है, मुझे 2009 में आई थी, 19 अब हो गया, 10 साल हो गए पूरे ऑलमोस्ट। तो अब मेरी एक्सटेंशन अभी रिसेंटली आई है पिछले वीक जी। आप ये पूछना चाह रही हैं कि आप इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं 10 इयर्स की बेसिस पे? देखें मिसेस शाहिद, बात जी एक और क्वेश्चन है। एक वो जो रिकॉर्ड मंगवाते हैं होम ऑफिस से, उसको कुछ कहते हैं, मुझे अब उसको कहते हैं SAR, सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट। जी जी जी। तो वो अगर मैं उनसे मंगवा के चेक कर लूं कि मेरा उन्होंने जो केस है वो ओवरस्टे का तो नहीं काउंट किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं जी जी, मतलब जो वो टाइम देते हैं हम उसमें एप्लीकेशन डालते गए हैं। इस सिनेरियो में मैं इंडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? देखें बात ये, पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट के हवाले से कोई मुज़ायका नहीं है। आप मंगवा लें तो बेहतर है होम ऑफिस से अपनी फ़ाइल, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। लेकिन अगर आप विज़िट पे आई, आपने असाइलम के लिए इन टाइम अप्लाई किया, विद इन 6 मंथ्स आप का जब रिफ्यूज़ हुआ, आपको अपील राइट मिला, आप और अपील पे आप गई, और उसी दौरान जिस आपने मुझे बताया कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गई उसी एक प्रोसेस में, और उसके बाद आपको इन्होंने दे दिया स्टे। मुझे जो लग रहा है वो मोस्ट, अगर आपको 2.5 साल के उन्होंने 10 ईयर्स रूट पे डाला है तो आपका असाइलम शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, शायद आर्टिकल 8 की बेसिस पे उन्होंने आपको दिया। तो शायद चूँकि इतना अर्सा 2009 से चल रहा है, शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि बीच में आप थोड़ा सा ओवरस्टेयर हो गई हो। जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अपील यहाँ से रिफ्यूज़ हो गई, ECJ से भी रिफ्यूज़ हो गई, फिर आपको इन्होंने ख़ुद से जाके वीज़ा दिया, तो शायद आप ओवरस्टेयर हो गई हूँ। लेकिन बेहतर तरीका इसका ये है कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट अपनी मंगवा लें और फिर किसी वकील से जाके सारी इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि इसमें सारी आपकी डेट्स और पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडवाइस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बोल रहा हूँ, अलीफेक्ट से। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
जी पूछना रही है कि 2 लाख पाउंड वाला जो कानून है जी परमानेंट स्टे के लिए, तो इसमें एक दो चीजें चाहिए कि पता करनी है कि जो इंग्लिश कोर्स पाकिस्तान से करना है जिस आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जी तो वो कोर्स कौन सा है, जी जी और दूसरा ये है कि बिजनेस प्लान भी कोई चाहिए होता है, वो कहाँ से मिल सकता है। तो इस कानून के जी बारे में थोड़ा सा मैं बिल्कुल बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बता देता हूँ अली साहब। देखिए बात ये है कि ये जो 2 लाख की जो कोई इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, तो उसमें होम ऑफिस ये देखता है कि आया मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं अली साहब, अगर आप टीवी पे सुन रहे हैं, जो 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें होम ऑफिस ने ये देखना है कि जो आप बिज़नेस यहाँ पे करने जा रहे हैं, पहले तो उन्होंने आपका रिकॉर्ड देखना है कि आपका अपने मुल्क में क्या रिकॉर्ड है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं बिज़नेस में। फिर आप जो करने जा रहे हैं यूके में आप कह रहे हैं, तो बिज़नेस प्लान ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है उसकी, और बिज़नेस प्लान आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स या पाकिस्तान में या यहाँ पे जो भी कोई भी बना सकता है, अकाउंटेंट, उनको आप बता सकते हैं कि आप क्या बिज़नेस प्लान करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा होम ऑफिस देखेगा। आपको उन्हें देखना है कि आया आप एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जेन्युइन बिजनेसमैन हैं कि नहीं, कि आपका पुरानी हिस्ट्री क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप करना क्या चाह रहे हैं, कितनी आपने रिसर्च की है। और फिर उस हवाले से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी मेरे ख्याल में C1 की रिक्वायरमेंट है, जो कि उन्होंने वहाँ से करना है। तो ये इतना आसान वीज़ा नहीं है, रिक्वायरमेंट तो इसकी काफ़ी आसान है, लेकिन जब तक आपकी सही तरह से प्रेपरेशन ना हो, सही डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो रिफ्यूज़ल बिल्कुल हो सकता है। बेहतर है किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी इरफान बोल रहा हूँ लंदन से। जी इरफान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपके पास? जी मैंने असैलम किया था, कोई 5-6 महीने हो गए। जी जी। तो वो भी असैलम भी चल रहा है मेरा। अभी एक स्क्रीन इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद मेरा बड़ा इंटरव्यू था, वो मैंने 2-3 बार कैंसिल किया है। तो अभी मेरी इस्लामिक शादी भी हो गई है। तो अभी आगे फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखें, आप कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू कैंसिल किया है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह थी कि मेडिकेशन ये इस वाले से लगाई कि मैं दिमागी तौर पे सही नहीं हूँ, इस वजह से जो है ना, फिर वो 2-3 बार मैंने कैंसिल किया था। हाँ तो देखें, अब मुझे ये बात तो नहीं पता कि आपके असाइलम का जो केस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या रीज़न है, ठीक है। अगर तो आपका यही है कि उधर जी जी देखें, खतरा है, खाली रीज़न नहीं होता उसमें, खाली रीज़न नहीं होता। ऑब्वियसली उसमें आपके पास क्या एविडेंस है, डिटेल में ये बात करने वाली चीज़ होती है। अगर तो आपका एक मजबूत केस है, आप समझते हैं और आपके वकील समझते हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए और इसको फॉलो अप करना चाहिए। इंटरव्यू का जो नेक्स्ट आती है उस पर जाके वो करें, और आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आपकी शादी हो गई है, लेकिन आपका असाइलम केस फिर भी चलेगा। ज़रा थोड़ा सा ये टेक्निकल इस हवाले से हो जाता है कि आया आपके असाइलम के केस को फॉलो अप किया जाए कि आपकी यहाँ पे शादी हो गई है, उसको की एप्लीकेशन की जाए, और ये ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। मेरा मशवरा ये है किसी वकील से जाके आप इसको डिटेल में डिस्कस कर लें, ताकि अपना पूरा असाइलम केस आप डिस्कस कर लें। उस हिसाब से आपने अगर कोई जो है समझा जाए कि हाँ जी आपका मजबूत केस है, ताकि फिर असाइलम के केस को भी फॉलो अप किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें और मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, तो इस ईमेल एड्रेस जो कि अब इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक के प्रोग्राम के बाद भी एक ब्रेक पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी जनाब, मैं शाह साहब बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मेरा क्वेश्चन है कि मुझे डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला था दिसंबर 2014 में विदाउट अपील राइट्स इन कंट्री। फिर हम लोगों ने जेआर किया और केआर के बाद सितंबर 2018 पे मुझे अपील राइट्स इन कंट्री मिल गया। मेरी अप्रैल में केस मैनेजमेंट है, लेकिन जैसे आपको पता है कि 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस आई डिपोर्टेशन और आर्टिकल 8 के हवाले से कि सिर्फ बच्चे को ही कंसिडर करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्योंकि मेरा जो डिपोर्टेशन ऑर्डर मुझे सितंबर 2018 में मिला हुआ है, उसमें उन्होंने मेरी कंपैरिजन और वेटेज काउंट किया है मेरा और मेरा
तो मेरा डिपोर्टेशन ऑर्डर फॉल्टी हो जाएगा शायद। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जो अप्रैल 2019 में मेरी जो केस मैनेजमेंट है, मैं क्या करूं, सबसे अच्छा मेरे लिए क्या होगा? देखें साहब साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस वक्त आपको बता सकूं कि आपने अप्रैल जो आपकी 2019 में केस मैनेजमेंट है उसमें आपने क्या करना है, जब तक कि आपका पूरा केस फाइल देखी ना जाए। और इस तरह अगर मैं आपको बता दूंगा तो मुनासिब नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत चीज़ बताऊं। बेहतर यह है किसी वकील के पास जाके, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं। अब इस तरह मैं नहीं बता सकता आपको कि आपने हेयरिंग में जाके क्या करना है अप्रैल 2019 में। अगर आप चाहें तो बहरहाल मुझसे आके मुलाकात भी कर सकते हैं, डिटेल में भी बात कर सकते हैं, या किसी भी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर आसिम खान बात कर रहा हूँ प्लेमोर से सर। जी आसिफ साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी फैमिली को आए हुए यहाँ पे 9 साल हो गए हैं। कितना अर्सा हो गया? 9 साल हो गए हैं। 9 साल। जी जी। एक आपकी आवाज़ कट रही है आसिफ साहब बीच में। पैदा हुई जिसको 8 साल हो गए हैं, एक बच्ची मेरी पैदा हुई जिसको 5 साल हो गए हैं। जी जी ठीक है सर, और मुझे आए हुए यहाँ पे 13 साल हो गए हैं, मेरी फैमिली को आए हुए 9 साल हो गए हैं। और ये है कि मैंने 7 साल वाला केस डाला था जो कि रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया था। मैं कोर्ट में गया था तो हमारा बैरिस्टर जो था वो बीमार हो गया था, तो उसकी वजह से वो नहीं आ सका, तो जज ने हेयरिंग 2 महीने आगे कर दी। जी सर मैं पूछा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे केस की पोजीशन है, तो कुछ मैंने सुना कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई नया लॉ है कि इनको बच्चों वालों का जो सा केस है वो आप करो, तो ये होम ऑफिस केस विड्रा करेगा या वहाँ पे लड़ है? देखें आपका, देखें आसिफ साहब, आपका तो अभी असालम का केस है ना, जो कि अभी अपील पे है, तो होम ऑफिस का तो विड्रॉ करने का अभी फ़िलहाल तो कोई सेंस नहीं बनता इस बेसिस पे। लेकिन बहरहाल आप जब अपने असालम के केस के लिए जाते हैं तो उसमें आप आर्टिकल 8 और आप बच्चों की जो आपने बताया कि एक बच्चे को आपको 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो उन बेसिस पे उसको भी कंसिडर करेगा, कोर्ट करेगा और आप आर्ग्यू कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस जो है वो इस स्टेज पे विड्रॉ करेंगे, लेकिन आप चूँकि आपके बच्चे हैं और आपकी एक यहाँ पे फैमिली लाइफ है, उसको आप ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी डिसीजंस हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं अगर उनको यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं तो उनको जो है उनका केस जो है वो बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए और उनका स्ट्रॉन्ग केस होता है। लेकिन ये केस बाय केस होता है, हर केस की अपनी नोयत होती है। फ़िलहाल तो चूँकि आपका केस हेयरिंग पे है, आपको चाहिए कि वहाँ पे सही तरीके से आप जाके बैरिस्टर के साथ न सिर्फ अपने असाइलम की जो बेसिस है उसको, बल्कि ये बच्चों की बेसिस पे भी आर्ग्यू करें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी खालिद बोल रहा हूँ जी खालिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैं स्पाउस वीजे पे हूँ यहाँ पे। जी जी। तो मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे। जी जी। तो मेरी वाइफ जो है ना रोमानियन है, वो तकरीबन 3 महीने हो गए वो वापस गई थी यहाँ से, खुशी खुशी गई थी। जी जी। लेकिन वो अब वापस नहीं आ रही। जी जी। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है, एक 3.5 साल का बेटा है मेरा। तो अब अगर वो वापस नहीं आती तो मैं तो स्पाउस वीजे पे हूँ, तो उसके बारे में मैं पूछना था कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर नहीं आती। जी खालिद साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जो वाइफ रोमानियन है, तो आपको यूरोपियन बेसिस पे आपको 5 साल का वीज़ा मिला था? जी जी 5 साल का मिला था। और आपके जो 2 बच्चे हैं वो आपके साथ हैं या आपकी वाइफ के साथ हैं? जी वो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे 2 बच्चे। और आपके पास 5 साल का वीज़ा है यूरोपियन बेसिस पे ना, जो रेजिडेंस कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो आप जो है, जो बच्चे अगर आपके साथ रह रहे हैं, अगर आपकी देखें वाइफ नहीं आती वापस, तो आप बच्चों की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या यूरोपियन हैं? जी जी बच्चों के पासपोर्ट यूरोपियन है। बच्चों के पासपोर्ट यूरोपियन है तो आप बच्चों की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ नहीं आती तो आप वाइफ की बेसिस पे नहीं अप्लाई कर सकेंगे, आपको बच्चों की बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतर तरीका ये है आप किसी, क्योंकि मैंने तीन टिकटें अब तक सर भेज चुका हूँ, वो नहीं आ रही। अब कभी आ रही, कहती आना लेकिन आती नहीं है, पैसे भी जाया हो रहे हैं। टेंशन आपको पता है। अब यहाँ मैंने अभी सोशल को भी इन्वॉल्व नहीं किया,
रोमानियन मैसी से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अभी तो सर्कल चला रहा हूँ जैसे भी। जी ठीक है, लेकिन आप बच्चों की बेसिस पे फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर बेहतर ये है किसी वकील से रब्ता कर लें और इसको जाके डिस्कस कर लें। लेकिन अगर आप वाइफ आपकी नहीं आ रही तो ऑब्वियसली आप वाइफ की बेसिस पे तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपको अपने बच्चों की बेसिस पे जो कि यूरोपियन है उस बेसिस पे इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी यावर बात कर रहा हूँ, यावर हसन। जी यावर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपनी मिसेज के वो 5 साल पूरे हैं, वो यूरोपियन नेशनल हैं, तो मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में ना उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली थी जो वो पीआर परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए। जी। तो मुझे ये पता करना था कि उसके बाद ना उन्होंने मुझे कोई मतलब कोई लेटर भी नहीं भेजा, नथिंग जो है ना अभी तक कोई उनकी तरफ से मुझे वो नहीं हुआ। हालांकि वो फीस भी ऑनलाइन पेड हो गई थी उस टाइम, तो अभी तक मैंने कुछ उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभी आप डाले हुए तकरीबन 4 महीने हुए ना? जी 4 महीने हुए। हाँ, और आप अपनी वाइफ की बात करें जो कि यूरोपियन है, उनके परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया आपने? जी। तो देखें, आप होम ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। उनकी डिटेल वो लिख के आपकी वाइफ होम ऑफिस से रब्ता कर सकती हैं कि जी 4 महीने हो गए। आमतौर पे ऐसी एप्लीकेशन को 6 महीने लग जाया करते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बाज़ का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और आजकल चूँकि ब्रेग्जिट के मामला चल रहे हैं तो इस वजह से डिलेज़ ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी फ़ीस निकल गई है और आपका जो है अभी तक जवाब नहीं आया तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपकी वाइफ चाहें तो वो होम ऑफिस से रब्ता करके मालूमात कर सकती हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन आम तौर पे सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन या एक्नॉलेजमेंट जो है वो शुरू में ज़रूर आ जाती है होम ऑफिस की तरफ से, उसको 2-3 महीने के अंदर वो आम तौर पे आ जाती है। अगर वो नहीं आई तो बहरहाल रब्ता कर सकते हैं होम ऑफिस से। बहुत शुक्रिया यावर साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? ये जावेद बात कर रहा हूँ पीटरबरो से। जी सर, मैं यहाँ पे 2004 में आया था विजिटर फैमिली के साथ, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी जी। और हमने अप्लाई किया था 2009 में ह्यूमन राइट पे, फिर वो रिजेक्ट होता रहा जी, तो अपील डाली थी। फिर 2012 में एक पॉलिसी आई थी इनकी बच्चों के बेस पे कि जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 7 साल हो गए, तो मेरी बेटी पढ़ रही थी, तो उस कैटेगरी में हम लोग आ गए। तो अभी हमें 2 मरतबा मिल चुका है। 2.5 साल का 2.5 साल का कि 3 साल का? 2.5 साल का बच्चों के बेस पे। तो अब वो 3rd टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा पीरियड 10 साल के उसमें कैटेगरी में नहीं आता कि अगर हम 10 साल अगर हो गए 2009 से 2019 तक तो हमें मिल जाना चाहिए अब इंडेफिनिट? नहीं, आपका उसमें नहीं आता। उसकी वजह ये है कि आपने जो मुझे बात बताई है उस हिसाब से आपका ह्यूमन राइट्स में आपने डाला था, मैं 2009 में फिर अपील वगैरह रिफ्यूज़ हो गई थी। तो आप ओवरस्टेयर हो गए थे ना बेसिकली। आप यहाँ पे विजिटर आए, आप ओवरस्टेयर रहे। जब आपको जिस दिन वीज़ा मिलता है, जो कि शायद 2012 जुलाई के बाद मिला हो, जिस दिन आपको वीज़ा मिलता है उस दिन आप यहाँ पे लीगल होते हैं, और फिर आपको उस कैटेगरी में 10 इयर्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अभी अगर आपको मुझे ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली मिला कब है। अगर आपको जुलाई 2012 के बाद वाले रूल्स के तहत मिला है तो फिर आपको 10 इयर्स जब आपको पहली मरतबा मिला है उसमें पूरे करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जावेद साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो। आपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? गुड इवनिंग, मैं दीपक अक्कड़ बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी दीपक साहब बोलिए। मेरा एक क्वेरी था कि मैं यहाँ पे Tier 2 जनरल वीजा पे आया था, और फिर मेरे एम्प्लॉयर ने जिस डे पे मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होना था उस दिन पे उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं किया और उन्होंने विद इन 30 डेज वो विड्रॉ कर लिया। मेरे को उसमें सवाल ये था कि अब मेरे को एक दूसरे स्पॉन्सर मिले हैं, जैसे मेरा विड्रॉ हुआ 9 जनवरी को, मेरे को दूसरे कंपनी ने स्पॉन्सर मिला है Tier 2 देने के लिए। सो इसमें कितने टाइम लिमिट के अंदर मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अभी आपके पास तो Tier 2 वीज़ा है, ठीक है, और आपको होम ऑफ वो एम्प्लॉयर ने जो है विड्रॉ कर लिया। आपको होम ऑफिस की तरफ से कोई कटेलमेंट का लेटर तो नहीं आया? नहीं, अभी तक कटेलमेंट का लेटर नहीं। अच्छा, अगर कटेलमेंट का लेटर नहीं आया, आपको बेसिकली चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अब किसी वक्त भी कटेलमेंट का लेटर आ सकता है, उसमें फिर आपको 60 डेज का टाइम देते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आपको चाहिए एज सून एज पॉसिबल आप अपना जो दूसरे एम्प्लॉयर के साथ है प्रोसेस को स्टार्ट कर लें।
ठीक है जी दीपक साहब, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर नासिर बोल रहा हूँ जी। मैं ब्रिटिश बॉर्न हूँ। ये पाकिस्तान से शादी की है, मेरे घर एक बच्चा हुआ है, 3 महीने का है, तो उसका वीजा पासपोर्ट कैसे मिलेगा? आप जो है ब्रिटिश पासपोर्ट उसको, चूंकि आप ब्रिटिश बॉर्न हैं, आप नेचुरलाइज नहीं हैं, नेचुरलाइज सिटीजन जो है जो होता है उनके, अगर उनका कोई बच्चा जो है वो पैदा आपको आपके पेरेंट्स को किस तरह नेशनैलिटी मिली यहाँ पे? मेरे वालिद पाकिस्तान से आए थे और मेरे ग्रैंड डैड भी इधर थे। अच्छा, हेलो। हाँ जी जी जी। तो आपके वालिद, और अभी आपका जो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त आप वो ऑब्वियसली ब्रिटिश थे, बच्चा आपका पैदा हुआ है, तो आपने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो तो फिर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे उधर पाकिस्तान में। लेकिन चांस ये है तो बेहतर तो ये होगा कि, क्योंकि होता ही है कि जब आप बाय बर्थ जब आप ब्रिटिश होते हैं तो आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती अगर आपका बच्चा आउट ऑफ यूके पैदा हो। ठीक है, तो अगर वो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो बहरहाल उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उनको अपनी वाइफ के साथ वीज़े पे यहाँ पे बुलाएं और फिर यहाँ पे अगर उनकी नेशनैलिटी का कुछ करना है तो फिर करें, क्योंकि यहाँ से फिर भी आप अगर करेंगे तो उसमें कुछ चांस होम ऑफिस की मतलब डिस्क्रेशन है। अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो डिस्क्रेशन तो है, लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगता है और चांस कम है कि वो वहाँ पे उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिले। उम्मीद करता हूँ नासिर साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर शकील बात कर रहा हूँ लंदन से। 2 छोटे छोटे सवाल थे जी। एक तो मेरी वाइफ ने बच्चों के साथ असाइलम के बाद लिवरपूल में फर्दर सबमिशन में लीव टू रिमेन लिया था 2.5 साल का जी। तो अब उनकी एक्सटेंशन नजदीक आ रही है, तो वो उसमें पिछली दफा तो फीस वेवर था, तो इस दफा अभी वही तरीकेकार होगा या उसके लिए अलहदा से दरखास्त देनी पड़ेगी? उनको और दूसरा सा सवाल भी सुन ले, फिर मैं टीवी पे आपका जवाब सुन लूंगा। जी जी। कि वो ये था कि तकरीबन मुझे अपने बायोमेट्रिक पे भेजे हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। FLR-FP की एप्लीकेशन दी तो उसका अभी तक कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं। क्या मैं अपनी एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक पे शिफ्ट कर सकता हूँ या ऐसा कोई कानून है? अगर नहीं है तो कितनी देर और लगने के चांसेस हैं? जी ठीक है, आप टीवी पे सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया शकील साहब। जो आपका पहला सवाल है फी वेवर से मुतालिक अपनी वाइफ से रिलेटेड, तो अगर उनको बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं और तो फिर चांस ये है कि अगर वो फ़ी वेवर के लिए अगर अप्लाई करें तो शायद उनको हो जाए, लेकिन अगर वो काम कर रही हैं तो फिर मुश्किल है कि उनको फ़ी वेवर मिले। FLR-FP का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आम तौर पे 3 से 6 महीने लग जाया करते हैं ऐसी एप्लीकेशंस में। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल यही टाइम फ्रेम है अराउंड 6 मंथ्स के लगभग। अगर उसको आप फास्ट ट्रैक में करना चाहें तो मुश्किल होता है फास्ट ट्रैक में उसको करें, और डिपेंड करता है केस की नोयत क्या है, इसलिए कहना मुश्किल है कि वो फास्ट ट्रैक में हो सकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है। अगेन अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है जिस पे आप मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक ब्रेक पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को अब थोड़ा सा टाइम रह गया ख़त्म होने में, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम शकील शेख है जी। मैं पता करना चाहता हूँ अपने बच्चों के बारे में। मेरे बच्चों का डच पासपोर्ट है नीदरलैंड्स का। मेरी मिसेस को मेरे ब्याह पर 2 साल पहले मार्च में 2016 में नेशनलिटी मिल चुकी है, उनके पास पासपोर्ट है यहाँ का। मैं अपने बच्चों का वो करना चाह रहा हूँ, ये नेशनलिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा बच्चा माशाल्लाह 16 ईयर्स का होने वाला है इसी साल अक्टूबर में, और बाकी बच्चे मेरे अभी छोटे हैं 13 और 8, और उनके पास भी डच पासपोर्ट है। मैं उन तीनों की नेशनलिटी, मेरे पास वो भी है जो इनका इंडेफिनेट कार्ड है, उसके ऊपर कोई डेट भी नहीं दी उन्होंने, ब्लू कार्ड हमें भेज दिया हुआ है, वो मैंने ले लिया हुआ है इंडेफिनेट जो है यहाँ का। इन सारों को मिला हुआ है परमानेंट रेजिडेंस? जी हाँ, मेरे पास भी परमानेंट रेजिडेंस है, बच्चों के पास भी। और वो उसके साथ एक लेटर आया था कि अप्रैल
14 के बाद हमें वो राइट है कि हम किसी वक्त भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो अगर देखें ना, अगर परमानेंट रेजिडेंस आप सारों को मिला हुआ है और उसको साल गुजर गया है, जो कि मैं सपोज कर रहा हूँ क्योंकि अप्रैल 2014 से लगता है मिला हुआ है, उससे पहले का मिला हुआ है, तो आप अभी फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, या रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश सिटीज़न उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि वो अंडर 18 है, उनको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश का वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सारों के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ वो पिछले 5 सालों में यहाँ से यूके से बाहर ना रहे हों, 15 मंथ से ज़्यादा टोटल, और लास्ट 1 ईयर में 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं आशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। मेरा सवाल ये है कि ना मैं 2014 में पाकिस्तान से आई थी शादी करके स्पाउस वीजे पे। देन मेरे हस्बैंड के साथ कुछ नहीं बनी, तो फिर मुझे विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पे आफ्टर 6 वीक्स के बाद मुझे स्टे मिल गई थी। 2016 में मैंने शादी की है अपने कजन से, और वो इलीगल थे, वो स्टूडेंट आए थे पाकिस्तान से। तो अब हमारा एक बेटा है जो कि है 2 मंथ्स का, तो उनका हम वीज़ा अप्लाई करेंगे बच्चे के बेस पे। तो हम डिफरेंट लॉयर्स के पास गए हैं, कोई कह रहा है कि विद इन 6 वीक्स में हो जाएगा, कोई कह रहा है वापस भेज देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं प्लीज़? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आपके पास अभी क्या इंडेफिनिट आपको मिल चुका हुआ है? जी। अच्छा, आपको इंडेफिनिट मिल चुका हुआ है, बच्चा आपका ब्रिटिश है, ठीक है। जी, तो बात यह है कि जब कोई यहाँ पे इलीगल हो, ओवरस्टेयर हो, और लेकिन बच्चा उसका हो जाए, तो उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ये कहा जा सके कि उनको, आपके हस्बैंड को यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन चूंकि उनका बच्चा हो गया है, आप वाइफ है उनकी, बच्चा भी ब्रिटिश है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस उनका बनता है कि उनको यहाँ से वीज़ा मिल जाए। बहरहाल ये 100% तो नहीं कहा जा सकता कि उनको मिलेगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है मेरे हिसाब से और मेरे ख़्याल से। अगर वो आप अभी इतना टाइम हो गया आपके साथ रहते हुए, बच्चा भी है, तो उनको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि उनको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगेन आप मेरे ख़्याल में ये चाह रही हैं कि आपको ये कंफर्मेशन हो कि जी उनको यहाँ पे 100% मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। अगर उनको नहीं मिलता तो शायद उनको वापस जाके वहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा लेके आना हो, लेकिन मैंने ऐसे केसेस काफ़ी देखे हैं और हमने किए भी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका वो है कि बच्चे की बेसिस पे कि उनको यहाँ पे मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। कौन सा बोल रहे हैं? शाहिद बोल रहा हूँ मैडम। जी शाहिद साहब जी। कि मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसको मेरी बेस पे जो ब्रिटिश पासपोर्ट मिला अभी ना। ज़रा दोबारा रिपीट करें प्लीज़, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसको मेरी बेस पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था, मेरा इंडेफिनिट। जी जी। तो अब मेरा बेटा 2 साल का हो, डच पास वाइफ की बेस पे लगा। तो अगर मैं बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहूँ, ऑलरेडी डच नेशनल, तो उसको मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट मेरी बेस पे? आपका बेटा आपको जब मिला था यहाँ पे, आपका बेटा जब पैदा हुआ था उस वक्त आपके पास कौन सा वीज़ा था? उस हाउस वीज़ा 5 साल वाला, मेरी वाइफ डच नेशनल है। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपको, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो ब्रिटिश हो, तो उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न, क्योंकि जब वो पैदा हुआ उस वक्त आपके पास ना इंडेफिनिट था, ना ब्रिटिश पासपोर्ट था, और आपका स्पाउस वीज़ा था। तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश नहीं है। उसको अगर आप चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस या इंडेफिनिट है, तो अब आप चाहें तो बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। उसकी पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वो पासपोर्ट उसको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जावेद बात कर रहा हूँ पीटरबरो से। मेरे सवाल भी अधूरा रह गया और आपकी तरफ से जवाब भी अधूरा रह गया जी। सर, वो हमें वो 2.5 साल का मिला, 10 साल के रूट पे है, तो अब हम तीसरी मरतबा अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेरी उम्र भी जो है 66 साल की हो गई है, समझो 66 भी मैं क्रॉस करने वाला हूँ। तो ये फीसें, जावेद साहब आपकी कॉल में खल में कट गई है।
अगर आप चाहें तो दोबारा फ़ोन कर लें, क्योंकि आपकी कॉल कट गई है, आपके सवाल का मुझे नहीं समझ पड़ी, या फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। नाजरीन, हमारा नंबर स्टूडियो का स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें तभी होती हैं जब आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करते अपना, और आप बात करने की कोशिश करते हैं जब आपकी कॉल थ्रू होती है, तो उससे फिर कन्फ्यूजन होती है और बात आपको सही तरह समझ नहीं पड़ती। तो अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, आप चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जावेद साहब जो अभी जो लास्ट कॉलर थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनके सवाल का जो उन्होंने कहा था, तो मैं एक मतलब फिर रिपीट कर देता हूँ कि उनको जब वीज़ा मिला था, चूँकि अगर आप जावेद साहब सुन रहे हैं जो मुझे आपका सवाल समझ पड़ा है, जब आपको वीज़ा मिला था, क्योंकि आप 2004 में शायद विज़िटर के तौर पे आए थे, फिर आप ओवरस्टेयर हो गए थे और आपने मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस की थी, और 2012 के बाद आपको 10 ईयर्स रूट पे मिला है। तो आपको 10 ईयर्स जब से आपको वीज़ा मिला है तो वो 10 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर आपका दूसरा सवाल ये था, जिस वजह से आपका लाइन कट भी गई थी, कि अगर फ़ीसें ज़्यादा हैं और आप नहीं दे सकते, तो आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें फिर ये है कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करता है फ़ी वेवर का। अगर वो समझें कि जी हाँ जी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप फ़ीस नहीं दे सकते, और आम तौर पे अगर आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हों, तो फिर फ़ी वेवर के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर तो आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर होम ऑफिस फिर आपको अलाउ कर देता है फ़ी वेवर, तो फिर आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको फ़ी जो है वो देना पड़ेगी। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं जब तक हमें कोई दूसरी कॉल आती है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि ब्रेग्ज़िट के हवाले से कि अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है सच। अभी 29 मार्च 2019 की डेडलाइन है, जो कि अब तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 महीने से कम का अरसा रह गया है। अभी गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट या EU गवर्नमेंट को नहीं मालूम एग्जैक्टली जो अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं कि क्या होगा। ये जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, नया रेफरेंडम होगा, नया इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये सारी बातें अभी अनसर्टन हैं। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने, ये यूके गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि डील होती है या नहीं होती। जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनको हम यहाँ पे रहने की इजाज़त देंगे, और फिर उनको परमानेंट रेजिडेंस जब वो 5 साल पूरा करते हैं तो उनको परमानेंट रेजिडेंस दिया जाएगा। अब देखना ये है कि हालात किस तरफ जाते हैं, यही सूरत हाल रहती है या कुछ और सूरत हाल बनती है। लेकिन जो ही इसमें कोई अपडेट आएगी तो वो मैं अपडेट इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। अगर आप कॉल करना चाहें तो स्क्रीन पे इस वक्त स्टूडियो का नंबर आ रहा है, और अगर आपकी मुझसे बात नहीं हो सकती तो मेरा ईमेल एड्रेस प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आएगा। उस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है, लेकिन 7 ईयर्स के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा, जब तक कि हम कॉल्स लेते हैं 7 ईयर्स के हवाले से, कि बच्चों को यहाँ पे रहते हुए, जिस तरह एक कॉलर थे उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि बच्चों को यहाँ पे 7 साल की बेसिस पे दिया जाए। तो ये ज़रूर है कि बच्चों को जब यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा है वो यहाँ पे रहे तो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें या कोर्ट्स इसमें जो हैं वो हायर कोर्ट्स वो ये कहती हैं कि केस बाय केस देखना चाहिए। आम तौर पे अगर बच्चों को यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा हो जाए
तो उनको कोशिश होनी चाहिए कि होम ऑफिस उनको यहाँ पे स्टे दे, लेकिन हर केस जो है उसकी अपनी मुख्तलिफ नौइयत होती है, तो केस बाय केस उसको देखा जाता है। एक नासिर साहब ने एक सवाल किया था, वो भी शायद मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, जिनके बच्चा जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो मैं अगर आप ब्रिटिश हैं और आप यहाँ पे बाय बर्थ ब्रिटिश हैं और आपका बच्चा आउट ऑफ यूके पैदा होता है, तो आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर आप नेचुरलाइज सिटीज़न हैं, यानी कि आप आए यहाँ पे और उसके बाद आपने एप्लीकेशन की, फिर आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिली, तो फिर आपका बच्चा जब आउट ऑफ यूके पैदा होता है तो बच्चे को नेशनैलिटी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर आप नेचुरलाइज नहीं हैं और आपका बच्चा आउट ऑफ यूके पैदा होता है, बाय बर्थ ब्रिटिश हैं, तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो ब्रिटिश नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, और जो आपके इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उस सिलसिले में ज़रूर हेल्प हो रही होगी। देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इस वक्त डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपकी मुझसे बात नहीं हो सकती तो मेरा ईमेल एड्रेस प्रोग्राम ख़त्म होने के से पहले आएगा। इस ईमेल एड्रेस पे प्रोग्राम के बाद भी आप रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताता चलूँ, यूरोपियंस के हवाले से गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो शुरू की है। अभी तो उसका टेस्ट पीरियड चल रहा है, लेकिन 30 मार्च से वो फुली लाइव होगी, जिसमें यूरोपियंस को जो है वो जो एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। बहरहाल ये 30 मार्च के बाद से ये फुली लाइव होगी। एक नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सना बात कर रही हूँ लंदन से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, तो वो मेरे भाई के 2 बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो उन्होंने यहाँ पे शादी की थी आज से 20 साल पहले। तो उनके जो यानी कि वो जो बच्चे, दूसरी शादी थी पाकिस्तान में, जो उनके 2 बेटे हैं वहाँ पे। जी। तो वो एक बेटा जो है वो 11 साल का और एक 5 साल का है। तो अब वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं क्या? एक बच्चा उनके ब्रिटिश होने से पहले जब वो उनको नेशनैलिटी मिली थी, एक उससे पहले हुआ था और एक उसके बाद हुआ है। देखें, जो उसके बाद हुआ है वो तो फिर ब्रिटिश अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अगर जब बच्चा पैदा हुआ है, जिस वक्त आपके भाई जो हैं उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल चुकी हुई थी, तो वो तो वो डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो दूसरा बच्चा है जो कि उनके ब्रिटिश होने से पहले पैदा हुआ था, तो फिर उसको वीज़े पे बुलाया जा सकता है, उस सूरत में कि वहाँ पे उसकी लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना हो और आपके भाई के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चे के लिए, और बच्चे को सपोर्ट भी कर रहे हों, कस्टडी भी बच्चे की आपके भाई के पास हो, फुली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भाई के पास हो, तो उस सूरत में उनको बच्चे को वीज़े पे बुलाया जा सकता है। बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में इसको ज़रूर डिस्कस कर लिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज का वक्त जो है वो चूँकि ख़त्म हुआ जाता है, तो मज़ीद कॉल्स अब हम नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना मेरा ईमेल एड्रेस जैसे कि मैंने बताया, अगर आप नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक हमारा अगला प्रोग्राम होता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।